सो मार्जिनलाइजेशन इन केस, एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ कि आप एक टेबल ले लीजिए। ओके, ये एक रेक्टेंगल टेबल है और इसमें हमने क्या किया है, हमने अपने मेन कोर्स को सेंटर में रखा है, ठीक है ना, और स्टार्टर को हमने साइड पे रखा है, इन 4 साइड्स पे। और ये क्या है, ये टेबल क्लॉथ की मार्जिन है। ओके, इन केस अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इस टेबल के कपड़े को खींचेगा इधर से या इधर से या फ्रॉम दिस साइड, तो जाहिर सी बात है ये जो साइड में जो आपके मार्जिन पे जो आपके स्टार्टर रखे हैं वो पहले गिरेंगे, है ना, यही तो है कि जो साइड की जो आपकी जो मार्जिन पे जो आपके स्टार्टर्स है वो पहले गिरेंगे। तो जिस तरह टेबल का ये मार्जिन है, इसी तरह हमारे सोसाइटी में कास्टिज्म को लेके क्या कर दिया गया है, जाति को लेके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट कास्ट। जाति को लेके मार्जिनलाइजेशन लिया गया है, जिसमें लोगों को मार्जिन के बेसिस पे क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया है, जिन्हें हम अपने संग काउंट तो करते हैं बट कहीं ना कहीं हम अपने आप से थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some people in society are denied certain rights and are pushed to the edge of the society. कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को हमारे समाज में कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं, उन्हें वो अधिकार देने से मना कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया है, और उन्हें हम कहीं ना कहीं अपने समाज में एक मार्जिन पर ला के, एक एज पर ला के किनारे रख देते हैं। They have little say in the decision making process and denied access to resources and opportunities that would otherwise help them to improve their conditions. और कहीं ना कहीं हम उन्हें बहुत थोड़ा कहने का मौका देते हैं, या फिर हम उन्हें वो संसाधन या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ थोड़ी सी, उनकी लिविंग कंडीशन ठीक हो सके। कौन? द वन हु आर इन द टेबल इन द मेन कोर्स, जो टेबल पे मेन कोर्स में हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज लोग हैं उन्हें वो अधिकार नहीं देते हैं। मार्जिनलाइज ग्रुप क्या होते हैं ये हम अपने सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं मार्जिनाइजेशन का क्या है। मतलब दिस सिचुएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड मार्जिनाइजेशन। यही एक ऐसी सिचुएशन जब हम ऑल द वी आर सेइंग दैट वी आर वन, हम कहते हैं कि हम एक हैं, पर जब हम किसी को किसी की जाति के बेसिस पे कि ये डोम है, ये चमार है, ये अहीर हैं, ये ठाकुर हैं, जब हम इस बेसिस में अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं एक ही समाज में रहने के बाद, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को किसी पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ हम क्या कहते हैं, किसी एक ऐसे समाज में जब हम किसी समाज के किसी एक टुकड़े को हम डिस्क्रिमिनेट करने रखते हैं उनकी जाति की बेसिस पे, उसे हम कहते हैं मार्जिनाइजेशन। People who are subjected to marginalization are generally the ones whose strength in the society is substantially less than the other groups. ओके, जिन्हें मार्जिनलाइजेशन की बेसिस में या कैटेगरी में रखा जाता है उनको क्या कहा जाता है, उनको अल्पसंख्यक भी कहा जाता है, या जिनकी संख्या क्या हो, अदर सोसाइटी मेंबर से कम हो या अदर ग्रुप से कम हो। दिस सेक्शंस आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में अल्पसंख्यक, जिनकी क्वांटिटी कम हो रादर देन अदर कास्ट, अदर सोसाइटी मेंबर्स। तो जिनकी जाहिर सी बात है जिनकी क्वांटिटी कम होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटीज। इन एनी सोसाइटी माइनॉरिटीज आर मोर लाइकली टू फेस मार्जिनाइजेशन। किसी भी समाज में अगर हम अल्पसंख्यक को देखते हैं तो अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा मार्जिनाइजेशन को फेस करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया में अगर हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, या फिर एक्सेप्ट हिंदू में भी अगर हम बात करते हैं, हिंदू में भी हमें रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं, हिंदू कास्ट में भी, अदर कास्ट में भी। बट माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं, माइनॉरिटीज़ और रिजर्वेशन, दीज आर टू डिफरेंट पार्ट। माइनॉरिटीज़ में ये होता है कि जिनकी क्वांटिटी कम हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देन नो डाउट हिंदूज क्वांटिटीज आर मोर, हिंदू की क्वांटिटीज मोर है, अदर देन बाकी जो कास्ट हैं, रिलीजन है, उनकी क्या क्वांटिटी कम है, तो दे वर इंक्लूडेड इन द माइनॉरिटीज कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी। ओके, तभी हमने समझा कि मार्जिनाइजेशन है क्या। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड द मार्जिनाइजेशन। जब हम किसी एक समाज के एक टुकड़े में जब हम भेदभाव करने लगते हैं दूसरे टुकड़े से, दैट इज नोन एज मार्जिनाइजेशन। अब मार्जिनाइजेशन के कारण क्या क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, रीजंस क्या थे कि हमें मार्जिनाइज किया गया, अदर सोसाइटी को मार्जिनाइज किया गया। इनइक्वालिटी इन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर में क्या है, इनइक्वालिटी। आप देखते होंगे आपके घर में काम करने वाले जो आते होंगे, जो आपकी मेड होगी, जो सर्वेंट्स लगे होंगे,
कहीं ना कहीं हम उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। कुछ समाज में, आज भी समाज में ऐसा होता है कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें सोफे पे बैठाया जाता है, पर उनके यहाँ के जो वर्कर्स हैं दे वर नॉट अलाउड टू सिट ऑन द सोफा। उन्हें या तो नीचे बैठाया जाता है या उन्हें जल्दी रूम के अंदर या लिविंग एरिया में नहीं आने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज करती है। द कास्ट सिस्टम हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम बोलते हैं तो जाति का जो सिस्टम चला रहा है हमारे देश में काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर माना गया है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में। सामाजिक स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम पीपल इन द सोसाइटी इंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। अगर हम कास्ट सिस्टम जाति की बात करते हैं तो जो समाज के जो लोग हैं वो कई तरह के व्यापार में लगे हुए हैं और वो कई ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। जैसे हम बोलते हैं ना, लोहार क्या काम करता है, लोहे का काम करता है ना, यही तो हमारी बातें हैं। मोची कहाँ काम करता है, जूते बनाने का काम करता है, जिसे हम कहते थे चमार है। कचरा उठाने वाले को हम मैतर कह देते हैं। और जो सोने का काम करता है, जो ज्वेलरीज का काम करता है, उन्हें हम सुनार कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है जो डिफरेंट काम करते हैं, जिनकी वजह से हमने उनके कास्ट को डिवाइड कर दिया। दीज ग्रुप्स वर प्लेस्ड इन अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। और हमें क्या करते हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इन लोगों को ऐसे। तो क्या कहा जाता था, किंग्स, प्रिस्ट एंड द ट्रेडर्स वर सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट। जो राजा होते थे, जो पंडित होते हैं, या जो उच्च व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, ये पिरामिड के क्या होते हैं, टॉप एरिया में होते हैं, ठीक, सबसे हाई लेवल पे। यहाँ पे इनकी बताया जा रही है कि इनकी स्तर क्या क्या है। हाई लेवल पे क्या है, डोमिनेंट कास्ट रखे जाते हैं, जिसमें आपके किंग, प्रिस्ट, ट्रेडर्स आते हैं। द वर्कर्स, आर्टिशंस एंड पीसेंट्स वर द सब ऑर्डिनेट कास्ट। दूसरे इसमें क्या है, आपके सब ऑर्डिनेट कास्ट वाले लोग आते हैं, जिसमें आपके आर्टिशंस, बुनकर वगैरह हो गए, पीसेंट्स वगैरह हो गए, ये सब आ जाते हैं। किसके नीचे आते हैं, ये डोमिनेंट कास्ट के नीचे होते हैं सब ऑर्डिनेट कास्ट। Cobblers, scavengers, sweepers and people engaged in work related to the leather of funeral ceremonies were placed at the bottom of the structure। और इन्हें हम कहाँ रख देते हैं, किसके नीचे रख देते हैं, सब ऑर्डिनेट कास्ट के नीचे रख देते हैं। कौन को रखते हैं, जिसमें आपके मोची आ जाते हैं, मेहतर आ जाते हैं, जो आपके मलबा वगैरह उठाते हैं, जो ड्रेनेज वगैरह क्लियर करते हैं, जो सीवेज उठाते हैं, स्वीपर्स जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उनको हम लोग ने कहाँ रख दिया है, सब ऑर्डिनेट कास्ट नीचे। तो क्या हुआ, हमने अपनी सोसाइटी में डिवाइड कर दिया कि अपर कास्ट में हमने डोमिनेट कास्ट को रखा है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कास्ट रखा है, उसके बाद सबसे लोअर में हमने इनको रख दिया। द सब ऑर्डिनेट कास्ट was socially and economically exploited by the dominant caste. The people at the bottom of the social structure were the most exploited। तो जो मैंने आपको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दिखाया, तो क्या होता है, जो डोमिनेट हैं, जो डोमिनेट कास्ट वाले, वो सबसे ज़्यादा किसको परेशान करते हैं, सब ऑर्डिनेट कास्ट को। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कौन होता है, जो आपके सबसे लोअर क्लास में थे, जिसमें आपके कॉबलर वगैरह आ रहे हैं ना, तो ये दोनों मिलकर किसको करते हैं, इन्हें डोमिनेट करते हैं, इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर मार्जिनाइजेशन की हम बात करते हैं तो जो पहला पड़ाव है, जो पहला रीज़न है, जो पहला कॉज है मार्जिनाइजेशन का, वो है इनइक्वालिटी इन द सोशल स्ट्रक्चर। हमारे समाज का जो एक स्तर है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक बनावट है, उसमें इनइक्वालिटी है। बिकॉज वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस, on the basis of their caste, on the basis of their work, not on the basis that they are human beings, but we are discriminating them on the basis of their social structure. Now the next point, untouchability and the Dalit। ये कहीं ना कहीं अब प्रोहिबिट कर दिया गया है हमारे देश में। हमारे संविधान ने अनटचबिलिटी को प्रिवेंट कर दिया है, रोक लगा दिया है। बट अनटचबिलिटी क्या होती है, छुआछूत जिसे कहते हैं, जिन्हें कहा जाता था कि पुराने टाइम में ये होता था, अब तो नहीं, खैर अब तो बहुत शायद बहुत कम है, कुछ जगहों पे सुनने के लिए मिलता है, ऑल्दो इट्स अ टाइप ऑफ अ क्राइम। बट पहले टाइम में क्या होता था कि अगर कोई निज जाति का व्यक्ति, जिसका स्तर जो लो कास्ट होती है, जो भी मैंने आपको पिरामिड स्टेज में थर्ड स्टेज पे जिन्हें दिखाया, अगर वो किसी भी तरीके से बाय मिस्टेक अगर वो किसी नदी का पानी, किसी कुएं का पानी, किसी मंदिर में चले जाते थे, तो वहाँ से उन्हें निकाल के फेंक दिया जाता था। उस पूरे एरिया को लोग गंगा जल से धुल देते थे कि वो अपवित्र हो गया। तो जब हम छुआछूत का भराव करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गंदा काम करता है, ये व्यक्ति उसका कास्ट बहुत लो है, तो हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अनटचेबिलिटी। ये हमारा सेकेंड कॉज है मार्जिनाइजेशन का। People who have been traditionally considered untouchables or Dalits have been engaged in some of the most significant occupations in society।
They have been socially segregated and have been forced to follow any discriminatory rules and customs. They have been forced to live at the margins of the society, often on the outskirts of a village, have been denied access to common sources of water, lest it should be get impure by. तो क्या कहा जा रहा है कि इनके बीच में इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि इन्हें छुआ भी नहीं जाता था, और लोगों का ये मानना था कि अगर ये इनके पानी को या इनके मंदिरों को टच करेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन्हें घर में घुसने भी, जो डोमिनेंट कास्ट के जो लोग होते थे वो अपने घर में इन्हें एंट्री भी नहीं देते थे, घुसने भी नहीं देते थे, रिफ्यूज़ करते थे कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते हैं। रिलीजियस एरियाज़ में वो जाके पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। इवन जो स्कूल्स थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पर भी इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी एंट्री के लिए। इसे कहा गया था अनटचेबिलिटी। इवन टिल द अर्ली 20th सेंचुरी, तकरीबन अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है, इन मेनी प्लेसेस द दलित स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दिस एज ओल्ड social practice, as they have been forced to remain at the margins of their society, denied right to education, they have always been economically dependent on the dominant caste। तो क्या होता था, जब हम किसी सोसाइटी के, किसी समाज के किसी स्तर के व्यक्ति को हम जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, वो जब इंसान पढ़ेगा ही नहीं तो वो समाज में करेगा क्या, तो वो किसी और के ऊपर तो निर्भर होगा। तो किन के ऊपर निर्भर हो जाते थे, जो डोमिनेट कास्ट के, जो हाई सोसाइटी के जो कास्ट के जो लोग थे, जिसमें आपके प्रिस्ट, किंग और दलित वगैरह, किंग, प्रिस्ट और आपके ट्रेडर्स आते थे, हाई ट्रेड जो करते थे, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक तौर पे, पैसे तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे वो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे। और इसका पूर्ण उपयोग कौन उठाता था, डोमिनेंट कास्ट। कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते थे, और कहीं ना कहीं क्या था, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे उनकी हेल्थ भी डाउन हो रही थी, प्लस उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी फॉल डाउन होने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो कम से कम पैसे में काम करते थे, इसलिए ना वो एजुकेशन ले सकते थे क्योंकि उन्हें एंट्री ही नहीं थी, वो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, वो साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। These are the basic reasons for the marginalization. Okay. However, after independence, education and social emancipation, the rigidity of the caste system has been diluted. पर जब बात की गई हमारे अर्ली 20th सेंचुरी की बात हो रही थी, 1947 में, अर्ली 20th सेंचुरी में जब 1900 शताब्दी का स्टार्ट हुआ था, 1900 का स्टार्ट हुआ था, मतलब 20वीं शताब्दी लग चुकी थी हमारी। जब हम बात करते हैं मिड 20th सेंचुरी की, तो क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस आया, जब हमें आज़ादी मिली, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो खुद एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया। उन्होंने कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम को हटाने की कोशिश की, मंदिरों में गए वो अपने फ्रेंड्स के संग, वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ की, और फिर ये चेंजेस उनके माइंडसेट में, उन्होंने लोगों के माइंडसेट में किया। वो सोशल रिफॉर्मर, कहीं ना कहीं समाज सुधारक के तौर पर वो कार्य करते थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके संग बहुत से लोगों ने मिल के एजुकेशन सिस्टम को खोला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दोज हु आर बिलोंग फ्रॉम डोमिनेट कास्ट ओनली दे कैन गेट द एजुकेशन। नो, he opened the door for each and every person who want to study in an educational institute, कि जो भी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ सके, उन्हें परमिशन है, जो भी पढ़ना चाहे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, दैट दे आर बिलोंग फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कास्ट और वेदर दे आर बिलोंग फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट। इन मॉडर्न इंडिया अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो अनटचेबिलिटी, अब से क्या कह दिया गया, पनिशेबल ऑफेंस, की अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रथा को चलाता है या अनटचेबिलिटी प्रोसेस को फॉलो ऑन करता है, तो ये क्या है, इसके लिए उन्हें दंड मिलेगा, वो दंड के सहभागी होंगे। Dalit today are educated and also free to choose their own professions. The government has also taken special measures to assimilate the marginalized section into the mainstream of the society. पर आज क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड सो मेनी अदर वर्कर्स, बहुत से ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने योगदान दिया, और उनके योगदान का हमें प्लस पॉइंट ये देखने को मिला कि आज के टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम, जो दलित है वो अब हमें एजुकेटेड मिलते हैं, है ना, पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें फ्री कर दिया गया कि वो जो भी व्यापार करना चाहे, जो भी प्रोफेशन, जो भी कार्य वो करना चाहे, दे आर फ्री टू डू। वो उन्हें टोटली फ्री कर देगा कि आप अपने मन पसंद अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। और आज उन्हें इसी स्तर पे और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें सोसाइटी में एक महत्व मिल सके, एक इम्पोर्टेंस मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार आए दिन नए नए कानून के लिए लागू करती रहती है। ये था हमारा सेकेंड रीज़न। नाउ द थर्ड कॉज फॉर द मार्जिनाइजेशन, लेक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। क्या था कि पढ़ने की जो उन्हें फ्रीडम नहीं दी गई थी। अ मेजर कॉज ऑफ मार्जिनाइजेशन इन सोसाइटी इज़ द इलिटरेसी। जो मेजर रीज़न रहा, जो सबसे प्रमुख रीज़न रहा है मार्जिनाइजेशन का हमारे समाज में, वो है इलिटरेसी, मतलब जाहिलपन, अनपढ़, जो लोग लिटरेट नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो
शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन enables people to choose their profession and also broaden their outlook. Due to the lack of education brought about by social customs of poverty, people might not get a chance to come out of their stereotype image and as a result continue to face marginalization. क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में अलाउ नहीं किया गया था, दे वर नॉट अलाउड ड्यूरिंग दैट टाइम, दे वर नॉट अलाउड टू गेट इनटू द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होता कि उन्हें गरीबी और गरीबी की वजह से वो आगे चल के पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी उनकी जो इमेज थी वो समाज में सुधार नहीं पाई। पर ड्यू टू द इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रेजिंग देयर वॉइस। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जब व्यक्ति अनपढ़ गवार होता है, जब उसे पढ़ने का तरीका नहीं होता तो उसे समाज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं तो हम वहाँ पर शांत हो जाते हैं। तो ठीक यही चीज़ें दलित लोगों के संग भी हुआ, मार्जिनाइज लोगों के संग भी हुआ। जब वो एजुकेटेड नहीं थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी आवाज़ों को कैसे बढ़ाएं, आवाज़ों को कैसे उठाएं, और जिसकी वजह से उनकी आवाज़ को दबा भी दिया गया। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, द फोर्थ कॉज ऑफ मार्जिनाइजेशन, लेक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। जब न्याय के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं कमी को उन्होंने महसूस किया। किस चीज़ की कमी थी? उन्हें न्याय नहीं मिलता था। द इकोनॉमिकली एंड द सोशल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव बीन ट्रेडिशनली डिनाइड ऑल काइंड्स ऑफ जस्टिस। और इसी की वजह से क्या होता था कि अगर हम अपने पुराने टाइम में देखते, जब हम ट्रेडिशनल गांव में भी देखते थे, तो जो ठाकुर वगैरह होते थे, जो जमींदार होते थे, हमेशा उनकी बातों को प्रेफरेंस देती थी। हमारे जो यहाँ की पंचायत जो रहती थी वो हमेशा उन्हें प्रेफरेंस देती थी, और जो दलित वगैरह होते थे उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली भी देखते हैं तो उनके न्याय मिलने के हक को डिनाई किया गया, रिफ्यूज़ किया गया। They have faced all kinds of harsh treatment but have failed to muster enough courage in fear of adverse consequences to raise their voice. उन्होंने हर एक तकलीफ को झेला, हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम को फेस किया, पर फिर भी वो कामयाब नहीं, वो फेल ही हो गए और अपनी आवाज़ को वो बाहर तक नहीं ला पाए, लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि हमें भी न्याय चाहिए, हमारे संग गलत हो रहा है। Even when they protested, their views have been suppressed by the dominant caste. और अगर बाय मिस्टेक अगर उन्होंने कोशिश भी की ना अपनी आवाज़ उठाने की, जो एक दो लोग जो आवाज़ उठाते थे उनकी आवाज़ों को भी दबा दिया गया। जो उस जाति के लोग थे, जो डोमिनेट कास्ट के लोग थे, वो उनकी आवाज़ों को रोकने लगे, बंद करने लगे। एज अ रिजल्ट द एक्सप्लॉयटेशन गॉट मोर डीपली इंट्रेंस्ड। और इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि उनके ऊपर और भी अत्याचार होने लगे, उनके संग और भी चीज़ें गलत होने लगी। सो अभी हमने इस वीडियो में जाना कि मार्जिनाइजेशन है क्या, और हमने देखा कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। पहले तो सोशल स्ट्रक्चर, फिर दूसरा हो गया हमारा एजुकेशन, फिर तीसरा हो गया इलिटरेसी, एंड चौथा था हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, एक्सेस टू जस्टिस। ये 4 कॉजेज़ है जो कहीं ना कहीं मार्जिनाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान देता है। मार्जिनाइज्ड रीजन्स को और इन्हेंस किया उन्होंने, और आगे बढ़ा दिया कि मार्जिनाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे देश में बढ़ता ही चला गया डे टू डे। This is all for today's video. In our next video, we are going to discuss the most important topic, the marginalized group. ये शायद आप लोग के लिए आपने 7th में पढ़ा तो होगा, बट इस हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा कि आप कभी कभी सुनते हैं ना ST, SC, OBC, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ST, SC और OBC होते क्या हैं, इनके क्या क्या योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन्हें हमारी संविधान जो हमारी जो सरकार है इन्हें क्या क्या प्रॉफिट्स देती है, क्या क्या रिजर्वेशन देती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ don't forget to like and subscribe my channel. Stay tuned with my channel. Thank you for watching my video.